मित्रों नमो नमः। मैं जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, तो सभी डिटेल में पढ़ाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। मित्रों ये देखिए वर्ण के भेद कितने होते हैं, सबसे पहले यही जानना है, तब जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर के भेद कितने हैं। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने? दो, यानी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वर और दूसरे हैं व्यंजन वर्ण। यानी कि अब आप जान गए कि वर्ण के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं वर्ण। एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। किसमें? वर्णमाला में। ठीक है मित्रों, संपूर्ण वर्णमाला दो भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, वर्ण के भेद जान गए, अब आप स्वर को जानेंगे कि स्वर क्या है। तो मित्रों सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा। तो मित्रों स्वर की परिभाषा है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, वह किसी की सहायता नहीं लेते। कहने का तात्पर्य ये है, स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। पहले जान लें, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता नहीं लेते। किसी की सहायता से तात्पर्य है कि किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेते। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिन्हें बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि आपने बोला आ बोला या ई बोला, इनमें कोई भी वर्ण छुपा है नहीं। अगर क बोलेंगे तो क कैसे बना है? क धन अ, यानी कि स्वर छुपा है। तो व्यंजन कैसे होते हैं? जो कि स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन का कैसे बना है? स्वर की सहायता से बना है। लेकिन यही कह रहे हैं कि अ ई उ री ए ऐ, ये क्या है? किसी की सहायता नहीं लेते। और आपको पता है अब तक हमने ये वर्णमाला चैप्टर का पार्ट 3 है। आपने वर्णमाला पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। वर्णमाला के कई सारे पार्ट बनने वाले हैं, कई सारी वीडियो बनेगी, आप पूरा डिटेल में सारी क्लासेस ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा वर्णमाला चैप्टर समझ आएगा, तभी वर्णमाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। बिना किसी व्यंजन की सहायता लिए हुए स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कुल 11 स्वर होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, कितने हुए कुल मिलाकर? 11। ये स्वर हैं 11। ठीक है, अब अगर प्रश्न उठ रहा है कि अंग और अह ये क्या हैं, तो ये अयोगवाह वर्ण हैं जो कि स्वर में ही आते हैं। लेकिन अगर कुल स्वर पूछें तो 13, अगर स्वर पूछें तो 11। ठीक है ना, तो हिंदी वर्णमाला में 11 ही स्वर होते हैं। ठीक है, ये अयोगवाह वर्ण हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। तो मित्रों पहले वर्ण को जाना था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। फिर हमने आपको बताया कि स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा बता दी। अब स्वर के कितने भेद होते हैं या स्वर के प्रकार, ये आपको याद करना है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इस तरह से स्वर कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। पहले आप अर्थ जान लें, शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तो अनर्थ होगा, यानी कि गलत आप लिख देंगे, गलत समझेंगे। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, और प्लुत का अर्थ होता है उससे बड़ा,
उससे बड़ा कह सकते हैं, या किससे बड़ा, यानी कि इससे, दीर्घ से बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा तो यहाँ हो ही गया, तो बड़े से बड़ा प्लुत होता है। ठीक है, अब कैसे होता है उदाहरण से पता चलेगा, आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निःशुल्क हिंदी पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मित्रों, अब परिभाषा पे आ जाते हैं कि ह्रस्व स्वर होते क्या हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? यह ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये प्रिंट गलत किया है, बहुत होता है मित्रों, प्रिंट गलत है, बहुत। ठीक है, इस तरह से ह्रस्व स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या फिर एक पलक झपकने का समय लगे। दो तरह से समझ सकते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनमें सिर्फ, जैसे हम पलक झपकाते हैं ना, इतना समय लगे, एक मात्रा का। इसीलिए जिनमें एक मात्रा का एक बार पलक झपकाने का समय लगे, वही एक मात्रिक स्वर होते हैं, उन्हें ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब एक मात्रा का समय लगने वाला एक मात्रिक कहलाता है ह्रस्व स्वर। उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे अ बोला, इसके वर्ण देखो यहाँ लिखे हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, यानी कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। और इनको सिर्फ कितना समय लगता है? जितना हम एक बार में पलक झपकाते हैं। अ, ई, उ, री, है ना। और एक मात्रा का समय लगने के कारण इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वर जान लेते हैं। दीर्घ का अर्थ हमने बताया बड़ा, तो वो तो छोटे थे, ह्रस्व स्वर कम समय लगा। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना, अब उनको 1 गुना समय लगे, है ना, तो ह्रस्व स्वर हैं। यहाँ पर दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है? जिनको उच्चारण करते समय दोगुना समय लगे, ह्रस्व स्वर की तुलना दोगुना। ठीक है, तो ये क्या हुए? द्विमात्रिक, इसको क्या कहेंगे? द्विमात्रिक। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये? आप देखिए, अ बोला था तो सिर्फ एक पलक झपकने का समय लगा था। यहाँ पर यानी कि 2 बार पलक झपकने का, ऐसा मान लें। ई थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, देखिए अ, ई, उ, री, इस तरह से हम देखते हैं तो अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, समय दोगुना लग रहा है, द्विमात्रिक हो गया। दीर्घ स्वर ये होते हैं। तो आप जान गए ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ये 4। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 और 4, यानी कि 7 और 4 प्लस करो, कितना हुआ? 11। तो हो गए ना पूरे स्वर के भेद पता चल गए। लेकिन अभी एक और भेद है। ठीक है, यहाँ तो 11 स्वर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 ही स्वर होते हैं। देख लेते हैं अब तीसरा भेद। तो तीसरा है प्लुत स्वर। यह ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की तुलना थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे। यानी कि ह्रस्व स्वर में कहा कि ह्रस्व स्वर कितना समय लेते हैं? सिर्फ एक मात्रा का 1 गुना, है ना, सिर्फ पलक झपकने का, इतना सिर्फ। दीर्घ में कहा यानी कि ह्रस्व से दुगना। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं कि दीर्घ से भी थोड़ा सा ज़्यादा कह दो, दुगना ना कहें तो 3 गुना कह सकते हैं। तो त्रिमात्रिक हो गया प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक कहलाता है। मात्रिक कौन सा होता है? त्रिमात्रिक प्लुत स्वर। एक मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, और त्रिमात्रिक कौन सा हुआ? प्लुत स्वर। ठीक है, आप समझ गए। अब मित्रों आप कहेंगे स्वर तो कंप्लीट हो गए, 11 हो गए। हाँ, तो फिर ये कौन से वर्ण हैं? देखिए, जैसे कि ओम। मित्रों ये
हिंदी भाषा में प्रयोग में नहीं आते हैं, लेकिन संस्कृत में प्रयोग में आपने देखे होंगे। संस्कृत में इनका प्रयोग होता है। जैसे ओम लिखते हैं तो ये जो इस तरह का चिन्ह होता है इसका, ठीक है, हिंदी में इनका उपयोग नहीं है, यह संस्कृत में उपयोगी हैं। तो संस्कृत में उपयोग होता है, ये इस तरह से चिन्ह लगता है, ऐसे लगता है एस बनाया है ना। ओम लिखते हैं ना, तो ओम इसी तरह लिखते हैं। देखिए मित्रों, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, यानी 3 मात्राओं का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इसके चिन्ह, एस हमने बताया था ना, ऐसे होता है एस की तरह। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है। संस्कृत भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, सुनो, राम, ओम, इस तरह से, है ना। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है, यही कह रहे थे ना हम। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आप याद रखिए, ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि आपकी हिंदी वर्णमाला में जो 11 वर्ण हैं वो किस में डिवाइड हो गए, ह्रस्व में और दीर्घ में, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर को तो आप बहुत अलग से याद रखिए, जिसका चिन्ह ऐसा है और हिंदी में प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में होता है। उसका उदाहरण है ओम, इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो मोस्टली इसका यही उदाहरण बहुत फेमस है, ओम, है ना। तो आप इसको याद कर लें। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? जूली मैम की लाइव ही क्लास पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी हिंदी और संस्कृत की क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो वर्णमाला पार्ट 1 देखें, वर्णमाला पार्ट 2 देखें, और आज आप पढ़ रहे हैं वर्णमाला पार्ट 3। तो आप इस तरह से सीरियल वाइज सारे पार्ट तैयार करते जाएं, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसी तरह क्रम से चलेंगे, पूरा हिंदी कवर करेंगे, पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे, संस्कृत ग्रामर पढ़ाएंगे। तो निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ, नए विषय के साथ।